हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग चैप्टर 3 को कवर करेंगे क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 को कवर किया है। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है NCERT ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर 3 जल संसाधन। ठीक है, आज हम लोग इसी को कवर करेंगे। देखिए, हम चाहे तो PDF शॉर्ट सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन जो किताबों से जो चीज़ें मिलेंगी ना, जो लाइन बाय लाइन आप कवर करेंगे, वो किसी और से मिल ही नहीं सकता है, कितना भी आप कोशिश करिए। कम से कम एक बार एक रीडिंग किताब की होनी ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। इसलिए हम सोच रहे हैं पहले थोड़ा सा किताबों से कराएं, फिर नोट्स वगैरह जो भी रहेगा लास्ट टाइम उसको भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ना, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि सभी। स्पेशली ये मध्य प्रदेश वर्ग 1 के लिए क्लासेस ली जा रही है। बट एक्चुअली ये आप देखो तो आप या तो आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, या तो आप सेट का एग्ज़ाम दे रहे हो। सभी एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी टीचिंग एग्ज़ाम में। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। क्या होता है वाटर रिसोर्सेज, क्यों इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है इतनी, आज हम लोग उसी को पूरा जानेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। अगर हम देखें तो लगभग 3/4 धरातल जो है जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल की अनुपात बहुत कम है। मतलब है बहुत ज़्यादा पानी, लगभग 96.5% पानी जो है अलवणीय है, यानी कि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, भूमिगत जल से जो है प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीनीकरण और पुनः भरण जलीय चक्रण द्वारा होता रहता है। और ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिनका लगातार नवीनीकरण हो रहा है, साथ ही साथ ये वाटर साइकिल हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, फिर से चीज़ें जो है इस पानी के इस्तेमाल के बाद उसको फिर से बेटर किया जा रहा है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीनीकरण सुनिश्चित होता है। और ये जो नवीनीकरण मतलब कि फिर से उसको नए प्रोसेस करना, जिसको वाटर रिसाइकल कहा जाता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। जब आप सोचिए कि जब इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है या फिर इतनी अधिक मात्रा में हमें जल मिल रहा है, तो कैसे जो है जल की कमी देखने को मिलेगी। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में लगभग 20 करोड़ लोग जल की कमी झेलेंगे, लगभग 20 करोड़ लोग जो है जल की कमी देखेंगे। ठीक है, कुछ फैक्ट को याद कर लेते हैं और ये फैक्ट आपको नोट कर लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट आपको एकदम से आपको नोट कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। विश्व में जल के कुल आयतन का लगभग 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। नोट करिए कि 96.5% भाग जो है ये क्या है, पूरे विश्व में जल का आयतन है। मतलब कि 96 जो भाग है यह महासागरों में ही पाया जाता है। आप जो इस्तेमाल करते हैं ना पानी, उसमें से 96.5% महासागरों में है और 2.5% अलवणीय है और 2.5% जो है खारा है। ठीक है, विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों की बर्फ की चादरों और हिमनद के रूप में मिलता है। यानी अगर आप देखिए, विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग, सोचिए 70% भाग केवल अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनद के रूप में आपको देखने को मिलेगा। पूरी तरफ से आप देखेंगे कि बर्फ की चादरों में और हिमनद यानी कि बर्फ से ढका हुआ आपको देखने को मिलेगा। जबकि 30% से थोड़ा सा कम भूजल के रूप में पाया जाता है। मतलब 30% उससे कम थोड़ा सा आपको किसमें, भूमि जल के रूप में आपको पाया जाएगा, यानी भूमि जल के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 30% से भी कम, सोचिए। यानी अगर आप देखिए 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और 2.5% अलवणीय है, मतलब कि खारापन
उसमें है नहीं है 2.5, जिसका आप पीने योग्य इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा पूरे विश्व में अलवड़ी जल का 70% भाग अकेला अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र की चादरों में ढका हुआ है, हिमनद बर्फों में ये है। और 30% भाग थोड़ा सा कम भूमि जल के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जो उसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। भारत विश्व की वृष्टि का लगभग 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति आय वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका लगभग 133वां स्थान है। पूरे विश्व स्तर पर अगर देखा जाए ना, तो पूरे विश्व स्तर पर आपको देखने को मिलेगा कि 133वां स्थान है किसका, प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता का। ठीक है, मतलब भारत का पूरे विश्व में 133वां स्थान है, याद रखिएगा। भारत में कुल नवीनीकरणीय योग्य जल संसाधन कितना है जो नवीनीकरण किया जा सकता है? लगभग 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। ठीक है, कितना है? 1897 वर्ग किलोमीटर जो है अनुमानित है। और भविष्यवाणी है कि लगभग 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा क्या होने वाला है? एक बड़ा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप देखेंगे कि पूरे विश्व स्तर पे, पूरे जो है विश्व स्तर पर अन्य देश और अन्य क्षेत्र की जल की नियंत्रित कमी महसूस आपको देखने को मिलेगी। क्या होगा? कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। यह जो डाटा है ना, जो अभी हम लोग ये डाटा आप नोट करिए, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2003 के अंतर्गत ये डाटा को तैयार किया गया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करें जल दुर्लभ और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा जो है जल में कमी देखने को मिली, क्यों इतना ज़्यादा जो है जल की आवश्यकता है, क्यों इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरणीय योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी बहुत मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभ का सामना करना पड़ सकता है। मतलब सोचिए, इतना ज़्यादा जल की मात्रा होने के बाद भी आपको कमी देखने को मिल रही है, और आने वाले भविष्य में ये और ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। हमें जल दुर्लभ का सामना करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं, तो तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्र या सूखा ग्रस्त इलाकों का ध्यान हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान का नाम आता है, क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पूरे विश्व स्तर में सबसे ज़्यादा जो कमी देखने को मिली है कहाँ पर, तो वो आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में, क्योंकि सबसे कम जो है वाटर यहीं पर है। ठीक है, जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल लंबे रास्ता तय करती हुई पनिहारियों के, यहाँ पे देखिए आप ऐसे डायग्राम्स देखने को मिलेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, ये कश्मीर में है, इस तरीके से अर्थक्वेक वगैरह बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, तो ऐसे लोग सरवाइव कर रहे हैं। ये आप ऐसे चीज़ें देख सकते हैं। ये पानी की दुर्लभ तस्वीरों को देखिए आप लोग, क्या स्थितियां हैं भारत में ऐसे स्थितियां हैं, और हम लोग आज भी पानी का वेस्ट कर रहे हैं, पानी का वेस्टेज कर रहे हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की आपको कमी देखने को मिलेगी। जल संसाधनों की उपलब्धता के बाद भी समय और स्थान के अनुसार अलग अलग प्रकारों पर विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, परंतु जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। ऐसी चीज़ें हैं, मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असमान वितरण है, इसी के कारण से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो जो मतलब कि जो फीलिंग किताब से पढ़ाने में होती है ना, जो एकदम टू द पॉइंट चीज़ें को समझना आना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, वो कितना भी नोट्स आप प्रिपेयर कर लो, वो चीज़ें रिवीजन के लिए बेस्ट होती है। लेकिन अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और नेट लेवल का पढ़ना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली किताबों का इस्तेमाल करना होगा। हम तो कहते हैं आप भी किताब ले लो और ये वीडियो देखते समय उसको हाईलाइट करो, चीज़ों को अंडरलाइन करो, पढ़ो, समझो, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वीडन के एक विशेषज्ञ थे हमारे, क्या नाम था इनका? फाल्कन मार्क। क्या नाम था इनका? फाल्कन मार्क। इनके अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को लगभग प्रतिवर्ष 1000 से 16000 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है। मतलब
जल की कमी कब देखने को मिलती है? जल की कमी तब होती है जब स्वीडन के अनुसार, फाल्क मार्क के अनुसार जल की कमी तब होगी जब प्रत्येक व्यक्ति को लगभग प्रतिवर्ष 1000 से लेकर 1600 घन मीटर के बीच बहुत ज़्यादा जल उपलब्ध देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद वहाँ जल की दुर्लभता हो? मतलब ऐसा है कि अगर बहुत अधिक मात्रा में जल की कमी है लेकिन फिर भी हमें दुर्लभ है, फिर भी हमें कमी देखने को हर हाल में देखने को मिल रही है। हमारे कई शहर इसके उदाहरण माने गए हैं। ठीक है, अतः जल दुर्लभ बहुत अत्यधिक और बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम भी हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें बहुत अधिक मात्रा में जल का उपयोग हम लोग कर रहे हैं तो इसी के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, नहीं, जल हमें बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में जल का इस्तेमाल हम लोग अपने घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अनाजों के लिए, कृषि के लिए, सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी जल संसाधन का अतिशोषण करते ही सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। हम लोग जो है जल का उपयोग तो कर ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ जो है हम लोग अपने जल के संसाधनों का अतिशोषण करते हुए बहुत अधिक मात्रा में इसके क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है क्या ये सारी चीज़ें? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए, सुक्त क्षेत्र। अब आपको ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट सच में ये सारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्त ऋतु में भी खेती की जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप पानी को स्टोर करोगे तो जो सुक्त ऋतु होती है ना उसमें भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। मतलब सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास के द्वारा आप कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की जो है आपको आवश्यकता है, क्रांति लाने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में आपको चीज़ों को समझिए कि हमारे पूरे विश्व स्तर पर खेती करना अगर है तो पानी को स्टोर करना पड़ेगा, पानी को बचाना पड़ेगा। अगर आज आप पानी नहीं बचाएंगे तो बड़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, आपके टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा गया है कि बहुत से किसान खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनके सिंचाई करके वे उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। मतलब बहुत अधिक मात्रा में आप देखिए पूरे विश्व स्तर पर अलग अलग प्रकारों से खेती करने के लिए नलकूप हो गया, सिंचाई हो गया, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर के नीचे गिर सकते हैं। यानी इतना ज़्यादा अगर उपयोग किया जाएगा तो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका स्तर क्या होगा? नीचे गिर सकता है। और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी भी हो सकती है। जो हम लोग जल का यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। और हमारी जो भोजन है वो क्या हो सकते हैं? खतरे में पड़ सकते हैं। और स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकीकरण, शहरीकरण हुआ है। जब हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली, कब मिली? 1947 में। तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे कि लगभग औद्योगिकीकरण और शहरीकरण हुआ है और इस विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं और बहुत ज़्यादा आपको विकास के अवसर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। आप देखिए बहुत बड़े स्तर पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवड़ी जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। मतलब इतना अधिक मात्रा में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके आधार पर दबाव बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है और उद्योग को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा जो चाहिए ना, अगर ऊर्जा नहीं रहेगी तो कैसे चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे। और उसके लिए अत्यधिक जल के अलावा उनको और भी चीज़ें, खासकर ऊर्जा या फिर और भी ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल करना चाहिए। सिंपल सी बात यह है कि हमें अपने इस्तेमाल के लिए पानी को उतना ही लिमिट रखें जितना उसकी आवश्यकता है। ठीक है, और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से ही होती है। इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति आपको जल विद्युत से होगी। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। यानी कि लगभग अगर आप देखिए कि भारत में कुल
विद्युत का लगभग 22%, 22% भाग जल विद्युत, यानी पानी से तो बिजली बन रही है। अगर पानी नहीं रहेगा तो बिजली कैसे बनेगी? तो लगभग 22% भाग। अब ये छोटे छोटे फैक्ट आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत प्राप्त होता है। और इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ोतरी हुई है, अपितु तो इनसे संबंधित समस्याएं भी देखने को मिली हैं। यानी तात्पर्य ये है कि अगर आप देखेंगे कि जो विश्व स्तर पर जो ये चल रहा है, जो इतनी ज़्यादा मांगे हो रही हैं जल की, अगर यही हाल रहा तो आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, इनका जो जल स्तर है वो नीचे गिरता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत अधिक बहुत उपयोगी तरीके से आपको इन चीज़ों का सामना करना चाहिए, अपने जल को बचाना चाहिए। बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल सकती हैं और भी गहरी समस्या देखने को मिलेगी। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के नलकूपे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अब तक हमने जल दुर्लभता, ठीक है, के मात्रात्मक पहलू की बात की कि क्या क्या पहलू हो सकते हैं जिसके कारण से पूरे विश्व स्तर में जल जो है आपको दुर्लभ मात्रा में दिखाई देगा। आओ अब हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता देखने को मिली है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण भी हो सकती है, जल की क्वालिटी के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि कुछ लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जो है घरेलू और औद्योगिक अवशिष्ट जैसे रसायन हो गया, कीटनाशक हो गया और कृषि में प्रयुक्त उर्वरक द्वारा प्रदूषित, मतलब इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद हमें पूरे विश्व स्तर पर सारी चीज़ें जो हैं प्रदूषित देखने को मिल रही हैं। औद्योगिकीकरण इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, अवशिष्टों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, रसायनों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना अधिक मात्रा में कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि आने वाला फ्यूचर कहीं ना कहीं आपका क्या है, खराब होते जा रहा है। ठीक है, और मानव के उपयोग के लिए भी खतरनाक है, बहुत अधिक खतरनाक है। सोचिए, देखिए द सिटीजन्स फिट्स रिपोर्ट CSE 1999, इसके आधार पर ये मतलब कि ये एक सोर्स है जिसके आधार पर ये बताया गया है कि भारत की नदियाँ विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं और बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बड़ी नदियाँ हैं, कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि, आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहरता जा रहा है और इससे संपूर्ण जीवन खतरे में बना हुआ है। और कहीं ना कहीं पूरे विश्व स्तर पर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ऐसी चीज़ें हैं, वास्तविकता में ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा उपयोग में हमारी भारत की नदियाँ जो इतना ज़्यादा प्रदूषित हो रही हैं, जिसके बावजूद हमारे पूरे विश्व स्तर की नदियों की क्वालिटी गिरती जा रही है और जिसके कारण वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं। ठीक है, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं और जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों में कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी और पारिस्थितिकी संकट की समस्या भी पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये जो है सिर्फ उसी पे नहीं बल्कि हमारे जीवन पर बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव देखने को मिल सकता है, जो विभिन्न प्रकार से बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं अगर हम लोग अपने जीवन में इन संसाधनों का उपयोग करते हैं। अगर अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में
खतरा बना हुआ रहेगा और हर रूप से आपकी स्थिति बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे लिए। ठीक है, इसलिए हम लोगों को सारी चीज़ों का कंट्रोल करना चाहिए। जल संसाधन हो या किसी प्रकार से कोई भी चीज़ हो, उसका लिमिट उपयोग ही करें। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना आपको हम मेंस स्तर का करा रहे हैं, पूरा मेंस स्तर का सोचिए, पूरा ये ज्योग्राफी। चलिए आगे देखते हैं। अगर वीडियो लंबा होगा तो हम लोग 2 पार्ट में देख लेंगे, बट इसको अच्छे से करना है। ओके, बहु उद्देश्य नदी परियोजनाएं, बहुत। अब ये नदी परियोजनाएं क्या होती है पहले तो इसको समझिए। और संवित जल संसाधन प्रबंधन, ये क्या है? हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबों से डैम, जलाशय, झीलों के तटबंध और नहरें जैसे उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई है। मतलब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जल का संरक्षण किया जा रहा है। पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि हम प्राचीन काल से ही बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मलबों से डैम भी तैयार किया जा रहा है। अभी की बात नहीं हो रही, प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों का, मलबों का, डैम निर्माण के लिए, जलाशयों का निर्माण के लिए, झीलों के तटबंध और नहरों जैसे उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई जाती हैं। और इसे कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी, मतलब अभी प्रेजेंट में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिला है, और अधिकतर नदियों के बेसिन में ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ प्रेजेंट में किस प्रकार से था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ ईसा से 1 शताब्दी पहले, यानी इलाहाबाद के नज़दीक त्रिंगवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। यानी पहली बार प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ क्या क्या हुई थी? पहली बार इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में, देखिए पहली बार क्या हुआ था, इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित, गंगा नदी का जो पानी था ना, जो बाढ़ का पानी था, उसको संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था, एक अच्छी क्वालिटी वाला बनाया गया था कि जिससे वहाँ पे जल को क्या किया जा सके, जल को कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए एक ऐसा तंत्र बनाया गया था जल को सुरक्षित करने के लिए। कहाँ पर? इलाहाबाद के श्रृंगवेरा में। कहाँ पास? इलाहाबाद के श्रृंगवेरा में। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ये कब की बात हो रही है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर डैम, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कलिंग ओडिशा, ये कलिंग कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। नागार्जुन आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत भी मिलते हैं। यानी पहली बार सिंचाई के लिए, पहली बार पूरे विश्व स्तर पर प्राचीन भारत में, वहाँ तक कलिंग ओडिशा, ठीक है ना, में पड़ता है। अशोक का काल याद है, ये हिस्ट्री की बात हो रही है। ओडिशा में, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में पड़ता है, बेन्नूर कर्नाटका में और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं आपको यहाँ पे। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में देखी होगी। यहाँ पर बहुत पहले से जो है आपके पानी के स्तर को स्टोर किया जा रहा है, आपके पानी को जो है स्टोर करा जा रहा है। यानी ये अभी की नहीं है, ये जलाकृतियाँ आपको प्राचीन भारत में ही देखने को मिली। यानी सोचिए एंशिएंट हिस्ट्री में ही लोग पानी को स्टोर करना सीख गए थे। ठीक है, और इसी प्रकार से अपने समय की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झीलों में से एक भोपाल झील है, जो 11वीं शताब्दी, सोचिए जो भोपाल में झील है अभी प्रेजेंट में, आर्टिफिशियल झील, कृत्रिम झील, वो 11वीं शताब्दी में ही बनाई गई हैं। और 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास, यानी एक विशिष्ट तालाब भी बनवाया था इन्होंने। कब? ये यानी कब की बात हो रही है? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश
इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्रीपोर्ट क्षेत्र जल की सप्लाई के लिए हौज खास, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बनाया था? हौज खास का निर्माण किया था। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझिए। आप देख सकते हैं ये हीराकुंड डैम, ये है हीराकुंड डैम, ये डैम है जो कि पानी के जल स्तर को रोक, सतलज नदी के पानी को रोकने के लिए जो है इसको तैयार किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सॉरी, ये जो हीराकुंड है ना, ये आपका सतलज नदी पर नहीं बल्कि हीराकुंड जो है महानदी पर मिलेगा आपको। ठीक है, कहाँ है? महानदी पर है, उड़ीसा में। ये चीज़ याद रखना है। बांध क्या है इसको समझते हैं। बांध क्या होते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायता करते हैं? परंपरागत डैम नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद उन्हें खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि जो ये डैम होते हैं ना, यह लगभग पानी को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, और फिर स्टोर करते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसको खेतों की सिंचाई के लिए या विद्युत के उत्पादन के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आजकल डैम सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब आजकल जो है ना, सिर्फ हम लोग इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए ही नहीं बल्कि और भी अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कौन कौन से कार्य आप देख सकते हैं? औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन के लिए, मछली पकड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। बांध को क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, जहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलज व्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना, ये नोट कर लीजिएगा। सतलज और व्यास नदी में कौन सी परियोजना बनी हुई है? भाखड़ा नांगल परियोजना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। मतलब जो सतलज और व्यास नदी में भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है, यह जल विद्युत उत्पादन के लिए भी और सिंचाई दोनों के काम में आती है। और इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड, महानदी बेसिन में याद रखिएगा, महानदी बेसिन में अभी मैंने बात किया ना हीराकुंड कहाँ है? महानदी। ठीक है, महानदी पे हीराकुंड डैम बनाया गया है और बाढ़ नियंत्रण में जो है यह कंट्रोल करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक जो है चैट बॉक्स के रूप में बना हुआ है। बांध होते क्या हैं? बांध को समझते हैं। अभी बांध बहते जल को रोकने और दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है। ठीक है, बांध का अर्थ क्या है? जलाशय, ना कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता चला जाता है। बांधों का वर्गीकरण उसकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, और ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध, उच्च बांध में वर्गीकृत। यानी देखिए, जो डैम होते हैं ना वो बहुत अलग तरीके से होते हैं। डैम होते क्या हैं? डैम का इस्तेमाल हम लोग पानी के स्तर को रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसके बहाव को दिशा देने के लिए करते हैं कि कौन से दिशा में हमें पानी की सप्लाई करनी है, और जिसका अर्थ पूरी तरीके से जलाशय ही होता है, उसमें पूरा पानी ही रहता है। एक हिस्सा ढलवा होता है जिससे कि जो पानी का स्तर वो नीचे की तरफ जा सके। ठीक है, और इनकी सबकी संरचनाएं बिल्कुल अलग होती है और अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ डैम की बात करें, नीचे डैम जो नीचे की तरफ पानी जाता है, मध्यम डैम होते हैं, उच्च डैम होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के डैम होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग पानी को स्टोर करने के लिए करते हैं। और क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि आने वाले भविष्य में इसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है,
चलिए, बहुत 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 अच्छा। तो आज हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं, ये पार्ट 1 है। फिर ये यहाँ से जो टॉपिक होगा हमारा आगे से रहेगा स्वतंत्रता के बाद। अभी तक हमने देखा कि स्वतंत्रता के पहले क्या स्थिति थी भारत में, पानी की प्राचीन भारत में किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा था वाटर, आपने देखा। अब हम लोग कल जो देखेंगे स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार से स्थिति रही और भारत में किस प्रकार से चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो आज आपको याद रखना है, ये कुछ हमने पॉइंट जो हाईलाइट करना है उसको आपको नोट कर लेना है और चीज़ों को याद करते हुए चलना। ये जो ये सेशन है ये सिर्फ आपके किसी एक एग्ज़ाम में नहीं बल्कि आपके सभी एग्ज़ाम में ये काम करने वाला है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। आई होप आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। मिलता है फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।